बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने भाग 1 में प्रकरण प्रश्न संग्रह 2 के 6 प्रश्नों को हल करके दिखाया था। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 7 इसमें क्या है, देखिए। किसी बैलगाड़ी के पहिए की त्रिज्या यहाँ दिया है, जो कि गलत दिया है। ये प्रश्न गलत है तो उसको हमने सुधार कर यहाँ पे लिख लिया है। त्रिज्या की जगह व्यास आएगा और 1.6 की जगह 1.05 मीटर है। उस पहिए के यहाँ 2000 दिया था, उसकी जगह 1000 फेरों में बैलगाड़ी कितने किलोमीटर दूरी पार करेगी, ये हमारा प्रश्न है। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इस प्रश्न में क्या दिया है, किसी बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 1.05 मीटर है। तो बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 1.05 मीटर है और हमसे कहा है कि उस पहिए के 1000 फेरों में बैलगाड़ी कितने किलोमीटर दूर पार करेगी। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, व्यास हमें दिया है 1.05 मीटर, यानी व्यास इस तरह से देखिए, ये हमारा पहिया है, ये बैलगाड़ी का पहिया है और इसका व्यास हमको दिया हुआ है 1.05 मीटर, ठीक है। और ये पहिया हमसे कहा है कि 1000 चक्कर मारेगा तो कहाँ तक पहुँचेगा, यानी कितनी दूरी तय करेगा। तो अभी इसका हमें व्यास दिया हुआ है और एक चक्कर का हम दूरी ज्ञात कर लेंगे कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो हम देखते हैं, अब पहिया अगर एक चक्कर घूमता है तो एक चक्कर घूमने का मतलब उसकी परिधि हो गई। तो पहिए की परिधि, एक चक्कर मतलब पहिए की परिधि हमको मालूम करना है। अब पहिए की परिधि यानी किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है या πd होती है। तो अगर हमको त्रिज्या दिया रहता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, और अगर व्यास दिया है तो हम ये फार्मूला, तो ये फार्मूले में हम रख देंगे। यहाँ पे d मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, ये हमारा d है। तो हमको d कितना दिया है, 1.05। हो गया। अब इसको हम काट लेंगे, कटता है तो 0.7 और 7×3=7=35 और इसका गुणा कर देंगे हम। तो अब यहाँ क्या बचा, 22 गुणे 0.15, इनका हम गुणा कर देंगे। गुणा करने पे आएगा 3.30 मीटर। ओके, हमारी परिधि आ गई। वृत्त की परिधि या पहिए की ये परिधि है, यानी एक चक्कर लगाने पर वह इतना मीटर चलेगा। लेकिन हमसे कहा गया है कि 1000 मीटर, यानी 1000 चक्कर मारने पर तय दूरी, तय की गई दूरी कितनी होगी, 3.30 गुणे 1000 का गुणा कर दीजिए। एक चक्कर में इतना है तो 1000 में कितना होगा। अब इसका हम गुणा कर देंगे, आ जाएगा 3300 मीटर, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा किस में है, किलोमीटर में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे बैलगाड़ी कितने किलोमीटर दूरी पार करेगी, ये हमारा जो उत्तर आया हुआ है ये मीटर में है। अब हम इसको किलोमीटर में बदल देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, अगर हम ये देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 3300 बटे 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 3.3 किलोमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 40 मीटर लंबाई वाले किसी आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, तो उस आयत की चौड़ाई तथा परिमिति ज्ञात करो। इस बगीचे के दरवाजे की 4 मीटर जगह छोड़कर उसके चारों ओर 3 फेरों वाली बाड़ लगानी है, जिसका खर्च 250 रुपये प्रति मीटर है। तो बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात करो, ठीक है। अब हल करेंगे हम। अब देखिए, एक बाग है, आयताकार है, ये आयताकार बाग है। इसकी लंबाई हमें 40 मीटर दिया हुआ है, 40 मीटर लंबाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1000 वर्ग मीटर, ठीक है। ये हो गया।
1000 वर्ग मीटर क्षेत्र और लंबाई 40 मीटर दिया है। और हमसे पूछा क्या है, चौड़ाई तथा परिमिति ज्ञात करो। तो हम चौड़ाई और परिमिति ज्ञात करेंगे पहले, ठीक है। हमसे पूछा है चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई बराबर कितनी, परिमिति बराबर कितनी, ये हमसे पहले हम यही देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें देखें हम ध्यान से, तो आयत का क्षेत्रफल हमको कितना दिया हुआ है 1000, लंबाई कितना दिया हुआ है 40, गुणे चौड़ाई हमको नहीं मालूम है, समझ लो चौड़ाई x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब ये 40 का भाग हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1000/40, काट देंगे हम, इस तरह से कट जाएगा, 40 25 से हम 100, तो x बराबर कितना आ गया 25 मीटर। x क्या था, चौड़ाई, यानी हमारा चौड़ाई कितना आ गया है 25 मीटर। अब हमें चौड़ाई मालूम हो गई है, अब हम परिमिति ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत की परिमिति बराबर क्या होती है, परिमिति बराबर 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, या 2 लंबाई ब्रैकेट में रखिए और चौड़ाई, इस तरह से। तो 2 लंबाई कितना है हमारा 40 है, धन चौड़ाई कितना है 25 है, तो कितना हो जाएगा परिमिति 40 20 60 65, यानी 65 दूना 130 मीटर हमारा क्या हो गया, इस परिमिति हो गई उसकी। अब इसके बाद हमें और क्या ज्ञात करना है, अब इसके बाद हमको क्या, इस बगीचे के दरवाजे की 4 मीटर जगह छोड़कर चारों ओर 3 फेरे लगाना है। अब जैसा कि हमको मालूम है, यहाँ पे हमने किया, ये हमारा बगीचा है, यहाँ पे क्या करना है, गेट 4 मीटर छोड़ देना है और बाकी 3 फेरे लगाना है। पहले हम एक फेरे का ज्ञात कर लेंगे। अभी परिमिति मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। अब 130 मीटर है, 130 मीटर में हम क्या करेंगे, ये जो 4 मीटर है इसको घटा देंगे, तो तार का एक फेरा बराबर आयत की परिमिति, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब तार का एक फेरा कितना हमारा आया है, आयत या आयत की परिमिति कितनी आई है 130 मीटर, किंतु 4 मीटर गेट छोड़कर बाड़ खींचना है। अतः एक फेरा तार बराबर 130 में से 4 मीटर हम घटा देंगे तो 126 मीटर एक फेरे का होगा। हमें कितने फेरे लगाना है, एक फेरा तार 126 मीटर हो गया, तो 3 फेरे तार की दूरी बराबर कितना हो जाएगा 126 गुणे 3, गुणा कर देंगे हम, 3 6 18 11 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 378 मीटर, 3 फेरे का 378 मीटर लगेगा। और हमसे क्या कहा है, 1 मीटर तार का खर्च, 1 मीटर तार का खर्च कितना है 250 रुपये, इसलिए 378 मीटर तार का खर्च बराबर, गुणा कर देंगे हम 250 गुणे 378, गुणा कर दिए, गुणा करने पर उत्तर कितना आया 94,500 रुपये, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमारा 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में संलग्न आकृति में दिए गए मापों के आधार पर
कर्ण AC की लंबाई ज्ञात करो। ये कर्ण AC है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। और त्रिभुज ABC की परिमिति ज्ञात करो। त्रिभुज ABC की परिमिति ज्ञात करना है, तो अब करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए मैंने चित्र बना दिया है, इसमें ज्ञात क्या करना है, AC कितना होगा और त्रिभुज ABC की परिमिति ज्ञात करो। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हमको ये कर्ण ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, मालूम है सभी को। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, कोई भी एक भुजा लीजिए, पहली भुजा इसको मानिए या दूसरी मानिए, इसको हम देख लेंगे। कर्ण का पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे कर्ण का वर्ग हमको मालूम नहीं है। कर्ण कितना है, AC, तो AC का वर्ग हो जाएगा, पहली भुजा ये मानो या ये मानो, 21 20 का वर्ग धन ये 21 का वर्ग। ठीक है, अब AC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग कितना होता है 400 धन 21 का वर्ग कितना होता है 441। अब जोड़ देंगे तो आ गया 841। AC का वर्ग बराबर कितना आ गया 841, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 841 का वर्गमूल। 841 का वर्गमूल सब जानते ही हो, होता है 29, यानी AC बराबर कितना आ गया 29 इकाई। ठीक है, और इसके बाद हमसे कहा है त्रिभुज ABC की परिमिति। त्रिभुज ABC की परिमिति तो सभी जानते ही हो, सभी भुजाओं का योग यानी परिमिति। सब भुजाएं जोड़ देंगे हम, AB प्लस BC प्लस AC। सब भुजाएं हमें मालूम ही हैं, सब भुजाएं जोड़ दीजिए, 20 धन 21 धन 29, और जोड़ने पर कितना आ गया 70 इकाई। ये हमारा उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न है, किसी समघन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस समघन का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करो। तो समघन का संपूर्ण पृष्ठफल का फार्मूला हमें मालूम ही है। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 6L स्क्वायर। यहाँ पे L क्या होता है, L माने भुजा का माप। तो यहाँ पे भुजा की लंबाई हमको कितना दिया हुआ है, भुजा की लंबाई हमको मालूम ही है। भुजा की लंबाई लिख लेते हैं, चलो अच्छा, L बराबर 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला है 6L स्क्वायर, इसमें रख देंगे गुणे L मतलब 8 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 8 अट्ठाई 64, यानी गुणा कर देंगे हम तो आ जाएगा 384 वर्ग सेमी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम 11वां प्रश्न हल करेंगे। अब गुणनखंड ज्ञात करना है, जैसे 365 का है और यहाँ पे 146 से देखेंगे, जो कॉमन होगा वो हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। अब 365 को पहला हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके देख लेंगे। 365 का अभाज्य गुणनखंड, ये इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए 5 से भाग जाएगा, तो 5 सते 35 और 5 तिहाई 15, 73 आ गया। यानी 365 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 5 गुणे 73। उसी तरह 146 का भी हम करके देख लेंगे। 146 का करेंगे, 2 से जाएगा, 2 सते 14, 2 तिहाई 6, देखिए सेम आया। तो 146 का गुणनखंड क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 73। यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब जैसे 365 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 73, 5 गुणे 73, y घाते 4 है, y घाते 4 है, तो y घाते 4 आप 4 बार लिखें या न लिखें, z गुणे z ऐसा लिखना चाहें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। ऋण 146 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 73, 2 गुणे 73, और ये y घाते 2 है, तो इसको हम y घाते y गुणे y, और z घाते 4 है तो z 4 बार आएगा। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन है इन दोनों में,
ये ऋण है, ऋण के इस तरफ और ऋण के उस तरफ जो कॉमन है वो हम ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। जैसे ये 73 कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, 73 ब्रैकेट के बाहर हो गया। इसके बाद देखिए y 2 बार है यहाँ पर भी, y 2 बार यहाँ पर ही है, तो क्या हो जाएगा, y वर्ग हो गया बाहर। और इसके बाद z है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, तो ये 3 बार, ये 3 बार हमने कर दिया, तो z घाते 3 बाहर हो गया। अब ब्रैकेट में रखिए, यहाँ क्या बचा, इसमें 5 बचा संख्याओं में, और अक्षरों में क्या बचा है, y वर्ग, तो 5y वर्ग ऋण। यहाँ पे देखिए क्या बचा, ऋण के उस तरफ 2 बचा, और क्या बचा है, सब कटे, खाली z बचा है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, गुणनखंड ज्ञात कर लिया हमने, ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद बच्चों हमको दिया है बहुवैकल्पिक प्रश्न दिया हुआ है। उसमें पहला दिया है संख्या 33, 34, 35, x 37, 38, 39 का औसत 36 है, तो x का मान क्या होगा। अभी देखिए सभी संख्याएं एक क्रमांक में हैं, 33, 34, 35, यहाँ 36, 37, 38, 39 होनी चाहिए। कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यदि एक क्रम में संख्याएं हों और विषम संख्या हो, यानी 7 संख्या हो, 5 संख्या हो, तो उसके मध्य की जो संख्या होती है उसका औसत हमें 36 दिया है, तो उसकी मध्य की संख्या ही औसत मानी जाती है। तो यानी इसका भी औसत कितना होगा, 36 ही होगा। यानी जो मध्य वाली संख्या होगी वो कितनी होगी, 36 होगी। इसके बाद जो हमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इस वर्ग संख्याओं के विस्तार सूत्र का उपयोग करके तुमको ये बताना है कि उत्तर कौन सा आएगा। अब ये सवाल हम हल करके देख लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे। ये संख्या क्या है, a है और ये b है। ये संख्या a हो गई और ये b है, तो ये फार्मूला क्या हो गया, a वर्ग ऋण b वर्ग। इसका विस्तार सूत्र हम लोग जानते ही हैं, a वर्ग ऋण b वर्ग का विस्तार सूत्र क्या होता है, a ऋण b और a धन b। अब a क्या है, 61 है, तो यहाँ पे 61 ऋण 51 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 61 धन 51 हो जाएगा। ये 61 में से 51 गया, कितना हो गया, 10, और इसमें कितना हो जाएगा, 2, 6, 5, 11, 112, और बीच में गुणा का निशान होता है, तो 112 में 10 का गुणा करेंगे तो 1120। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 1120 दिया हुआ है, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न दिया है, समीर तथा सुनीता ने 2600 रुपये को 8:5 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक के हिस्से में खाली तथा खाली आएंगे, खाली स्थान आएंगे। 2600 रुपये को 8:5 के अनुपात में बांटना है, तो हम लोग सवाल करेंगे। अभी माना दो नाम दिया हुआ है, समीर, माना समीर का हिस्सा बराबर 8x, और सुनीता का हिस्सा कितना होगा, बराबर 5x। 8:5 है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब 8x धन 5x, दोनों के हिस्से टोटल कितना है, 2600, तो 8, 5, 13x, इसको हल कर लेंगे। 13x बराबर 2600, x बराबर 2600 बटे 13, 13 दूना 26, 200 बचा, तो x बराबर कितना आ गया, 200 रुपये। तो इसको x बराबर 200 रुपये आ गया, और उसमें हिस्सा कितना है किसका, 8 गुणे x का मान कितना है, 200, तो 8 दूना 1600 रुपये किसके हो गए, समीर के। और इसका 5x है, तो 5 गुणे x का मान कितना है, 200, बराबर 5 दूना 10, यानी 1000। यानी 1600 रुपये समीर के हो गए हिस्से, और 1000 रुपये सुनीता का हो गए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन है, 1600 और 1000, तो यानी चौथा ऑप्शन सही होगा।